नमस्कार, अखंड भारत में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गुजरात में प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन में राज्य से 4 लोगों को पकड़ा। इनमें एक महिला भी शामिल है। एटीएस ने खुफिया जानकारी पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और एटीएस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी कि आईएसकेपी से जुड़े हैं। कट्टरपंथी युवक गुजरात के पोरबंदर तटीय मार्ग से भारत छोड़ने की योजना बना रहे थे और उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया गया। बेनकाब हुई आतंकी साजिश, 4 आतंकी खोलेंगे नापाक साजिश के राज। एटीएस का एक्शन, आतंक के आकाओं में टेंशन। काले कपड़ों में मुंह छिपाए कोई सामान्य अपराधी नहीं है। ये आईएसआईएस मॉड्यूल के सदस्य हैं और अब गुजरात एटीएस के चंगुल में हैं। दरअसल गुजरात एटीएस को आईएसआईएस मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी और उसके बाद गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडा फोड़कर पोरबंदर में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। बताया जा रहा है कि एटीएस एक संदिग्ध की तलाश कर रही है और उसके लिए एटीएस छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फरार शख्स विदेशी नागरिक है। उसके ठिकाने के बारे में पता किया जा रहा है। आईएसकेपी से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी। एटीएस के हत्थे चढ़े 3 श्रीनगर के रहने वाले उमेद हनान हाजिम श्रीनगर के हैं। चौथी आरोपी महिला है। सूरत के रहने वाली महिला का नाम सुमेरा बानो है। सुमेरा बानो आईएस मॉड्यूल के लिए काम करती थी। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद। सुमेरा लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करती और वो सुमेरा लव जिहाद के रैकेट में भी शामिल पाई गई। एटीएस के हत्थे चढ़े चारों आईएसआईएस के सहयोगी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के संपर्क में थे। चारों पोरबंदर तटीय मार्ग से भारत छोड़ने की योजना बना रहे थे और ईरान के रास्ते सीरिया जा रहे थे। इस सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस की टीम ने 9 जून 2023 की सुबह पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर एक चौकसी की और 3 युवकों की पहचान कर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और फिर सारा राज खुलकर सामने आया। आईएसआईएस मॉड्यूल के भंडाफोड़ करने पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एटीएस की टीम को बधाई दी। एटीएस की टीम, सूरत क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है और आने वाले दिनों में भी आतंकवादी मंसूबों के सामने इसी प्रकार से कामगिरी करेंगे। आतंकवाद के सामने जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात के लिए कटिबद्ध है और यही जीरो टॉलरेंस की नीति को गुजरात पुलिस कटिबद्धता से आगे बढ़ा रही है। भारत में आईएसआईएस पैर पसारने में जुटा है। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत में खुफिया एजेंसी पूरी तरह से चौकन्ना है और आईएसआईएस से जुड़ने वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं महाराष्ट्र में पहले औरंगजेब पर सियासत गर्म हुई और अब बारी है टीपू सुल्तान की।
धुले में एआईएमआईएम विधायक ने टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक बना दिए। इस पर बुलडोजर चला है, स्मारक को तोड़ दिया गया। सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में औरंगजेब और टीपू सुल्तान वाली सियासत एआईएमआईएम क्यों कर रही है? क्यों बार बार ऐसे मुद्दे उछाल रही है जिससे समाज में तनाव वाली स्थिति लगातार बनी हुई है और इसको लेकर सियासी दौर भी लगातार देखा जा रहा है। एआईएमआईएम विधायक के टीपू प्रेम पर चला बुलडोजर। सियासी अफसर टीपू की याद पर बुलडोजर। धूले में टीपू सुल्तान के स्मारक जमींदोज। पहले औरंगजेब पर घमासान और अब टीपू सुल्तान पर टकराव। महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। अहमदनगर और धूले की दो तस्वीरें हैं। कुछ दिन पहले अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर को लेकर डांस किया गया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। तो दूसरी तस्वीर धुले की है, जहां टीपू सुल्तान के स्मारक को मटिया मेट कर दिया गया है। एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह ने धुले के चौक में टीपू सुल्तान का अवैध रूप से स्मारक बनवा दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्मारक को लेकर शिकायत की और इसके बाद प्रशासन के कहने पर स्मारक को तोड़ दिया गया। यहाँ पे एक मुख्य रोड पर टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया था, माननीय आमदार साहब ने बनाया था। उसकी कोई परमिशन नहीं थी। इवन हमारी पुलिस की जो ट्रैफिक परमिशन थी उन्होंने वो भी हासिल नहीं की थी। जब हमें पता चला कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है तो उनको हटाने के लिए कलेक्टर साहब, मैं, पीएमसी अपना म्युनिसिपल कमिश्नर एंड पीडब्ल्यू ऑफिसर, हमने एक सहविचार बैठक ली। उसके बाद हमने तय किया कि इसको हटाना चाहिए। उस वक्त हमने आमदार साहब का आह्वान किया कि आपका स्ट्रक्चर इलीगल है, आप प्रॉपर परमिशन लेके कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी विनंती को यस बोला और उन्होंने खुद वो स्ट्रक्चर निकाला है। वहाँ पे शांतता है, अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब रिपरक्शन होने की संभावना नहीं लगती मुझे। दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पहले स्मारक को बिना इजाजत के चौराहे पर बनाया गया और फिर शिकायत के बाद इसे तोड़ दिया गया। किसी भी स्मारक या दूसरी चीजों को बनाने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है, मगर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिससे चौराहे पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी और फिर शिकायत के बाद हटा दिया गया। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो टीपू सुल्तान को लेकर सबका अपना नजरिया है। 18वीं सदी के मैसूर के शासक पर विवाद। इतिहास में भी टीपू पर अलग अलग बातें, कोई हीरो की तरह कोई विलेन की तरह पेश कर रहा है। बीजेपी की नजर में वो क्रूर शासक था। बीजेपी का मानना है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया। समर्थकों का मानना है कि टीपू ने मंदिरों को दान दिया। साहित्य में टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया, तो विरोधियों ने कहा कि बर्बर शासक था। टीपू से पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए। इस विवाद की भी शुरुआत ओवैसी की पार्टी ने ही की थी। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता ने औरंगजेब की तस्वीर लेकर लहराना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसी मामले को लेकर कोल्हापुर में तनाव शुरू हो गया। बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम पर जबरदस्त निशाना साधा था। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इससे तो यही लग रहा है कि ये अभी शुरुआत है। 2024 तक बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी औरंगजेब प्लस टीपू सुल्तान के जरिए मुस्लिम जोड़ों की नीति में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर मोदी सरकार की आलोचना की थी और इस आलोचना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी को अपने पुरखों से सीखना चाहिए। यही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पिछली सरकार आतंकवाद पर चुप रहती थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को कड़ा सबक देती।
अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी पर शाह का तंज। विदेश में देश की आलोचना ठीक नहीं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल में मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे और तो और कांग्रेस को निशाने पर भी ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़ा हमला बोला। गुजरात के पाटन में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पाकिस्तान थी आलिया मालिया जमालिया घुसी जता था, बॉम्ब धड़ाका आतंकवाद અને ત્યાં મનમોહન સિંહ હતા, મૌની બાબા, એક અક્ષર ના બોલે, કોઈની બોલવાની હિંમત નહીં। મોદીજી આયા, મોદીજીના સમયમાં ઉરી અને પુલવામામાં પાકિસ્તાને અડપલું કર્યું અને પાકિસ્તાનને એવી ખોડ ભૂલાઈ દીધી, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇક કરી પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી આતંકવાદીઓનો સફાયો કરવાનું કામ देशना वडाप्रधान। पाटन के सिद्धपुर में अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल बाबा जब भी वैकेशन के लिए विदेश जाते हैं तो वहां भारत की बुराई करते हैं। राहुल गांधी को अपने पुरखों से सीखना चाहिए कि देश में रहकर देश की राजनीति करें। अगर राजनीति की बात करना है तो देश में रहकर क्यों नहीं करते। किसी नेता को विदेश जाकर अपने ही देश की निंदा करना शोभा नहीं देता। अमित शाह पूरे मूड में थे और कांग्रेस को हर एक मुद्दे पर जमकर घेरा। राम मंदिर बनने से पहले कांग्रेस बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाती रहती थी और आज इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा। राम मंदिर कांग्रेस वाला અને મુખ્યત્વે આ રાહુલ બાબા કાયમ પૂછતા હતા। હું 2019 સુધી અધ્યક્ષ હતો પાર્ટીનો, 14 થી 19 કાયમ પૂછે મંદિર वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा जो श्रद्धा होय तो टिकट तैयार रखजो, 2024 में भव्य राम मंदिर बनीने तैयार। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार में करप्शन नहीं बल्कि उपलब्धियों की बात होती है ये कहा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई पर काबू पाया गया और सरकार ने न सिर्फ देश के लोगों की जान बचाई बल्कि दुनिया भर को कोरोना की वैक्सीन भी मुफ्त में बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के एक बयान पर सियासी युद्ध छिड़ गया है। कांग्रेस सरकार ने हिस्ट्री के सिलेबस में बदलाव की बात कही तो बीजेपी इस पर हमलावर हो गई। दरअसल सिद्धारमैया सरकार संघ से जुड़े कुछ टॉपिक्स को सिलेबस से हटा सकती है और इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। सियासत के नए चैप्टर पर किस तरह से सिलेबस को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी सरकार सिलेबस पर उसका अधिकार। बदली सरकार, नया सिलेबस तैयार। सियासत का नया चैप्टर। देश की सियासत से एक नया चैप्टर जुड़ चुका है। सरकार बनते ही इतिहास का सिलेबस बदलने का चैप्टर। कर्नाटक में इसको लेकर बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी सरकार के दौरान हुए जमीन आवंटन के मामलों की जांच के साथ ही इतिहास के सिलेबस में बदलाव की बात जब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने कही तो इस पर बीजेपी आक्रामक हो गई। दरअसल कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि बीजेपी ने अपने वैचारिक मुद्दों और अपने आदर्शों को किताब में जगह दी है जिन्हें हटाया जाएगा। See, we should have stories about people who have really contributed to the building of the nation, who have fought for them. If you talk about freedom struggle, those who participated in the freedom struggle, that period, who are the important people? So it should be, that should be the history should reflect that, not your personal choices, not who you idolize. That is not correct. So what the BJP has done is try to infuse their ideological issues into textbooks. और इस बात पर मुहर तब लग गई जब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने भी कह दिया कि इस महीने के आखिर तक कोर्स में बदलाव हो जाएगा।
हालांकि ऐसा नहीं कि राज्य में सिर्फ कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसा कर रही हो। इससे पहले बुमई सरकार ने भी सिलेबस को लेकर कई फैसले ऐसे लिए थे। सावरकर और हिडगवार से जुड़े चैप्टर्स शामिल करने और टीपू सुल्तान से जुड़े चैप्टर्स हटाने का आरोप तब कांग्रेस ने लगाया था। 2022 में तब की बुमई सरकार ने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सिलेबस में कुल 8 बदलाव किए थे और उन्हीं की समीक्षा करने के बाद अब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार कर रही है, जिस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। मुमकिन है कि इसी महीने इससे जुड़ा प्रस्ताव सिद्धारमैया कैबिनेट मंजूर कर सकती है। Of the institutions that the Congress party is trying to target today. In their blind hatred towards the RSS and the BJP, the vindictive politics in Karnataka today by the Congress is hurting the sentiments, the needs and aspirations of these poor patients taking treatment in these free dialysis centers, availing the benefits of these free eye donation hospitals and these blood. स्कूली सिलेबस में बदलाव को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ है। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों से भी कुछ टॉपिक्स को ड्रॉप किया गया था, जिस पर कांग्रेस ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि एक बात साफ दिखती है कि सरकार बनने पर हर बार सिलेबस में बदलाव एक नई रवायत सी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।